नीम हकीम खतरे में जान। कोई अनजान ऐसा शख्स जिसको जानकारी न हो, जब वो कुछ करता है तो सारी चीज़ों को बिगाड़ देता है। कुछ ऐसा ही हाल भारत की सरकार का है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 11 साल से जो भारत में सरकार चल रही है, उसमें ऐसा ही कुछ है। उनके अपने चुने हुए देशभक्त हैं, उनके अपने चुने हुए देशद्रोही हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है वो किसी को भी देशद्रोही बता देते हैं, साबित कर देते हैं। उनका जो मीडिया, आरएसएस का जो मीडिया है, जो अडानी और अंबानी ने ख़रीदा हुआ है, मालिक हैं वो लोग। देश के 123 न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल का मालिक है अंबानी, और अडानी के पास भी कई सारे मीडिया हाउसेस हैं। तो फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा प्रसारित कर देते हैं, और देश की जनता शायद वो मान भी लेती है। अब जो लद्दाख में चल रहा है, आप उसको समझें थोड़ा बारीकी के साथ। ये बड़ा ख़तरनाक है। लद्दाख वो रीजन है भारत का जो दो देशों के साथ, जो हमारे दुश्मन देश हैं, जैसा हमें बताया जाता है कि ये दुश्मन देश हैं, तो हम दुश्मनी देश मान के चलते हैं उनको। चीन और पाकिस्तान के साथ उनकी सरहद, उसकी सरहद मिली हुई है। अब लद्दाख के जो लोग हैं वो तो बहुत ही पीसफुल लोग हैं, नेचर लविंग पीपल्स हैं, और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और अपने मेहमानों का दिल खोल करके स्वागत करने वाले लोग हैं। मैं ये अपनी बात कई वीडियोस में कह चुका हूँ। करगिल में चूँकि मेरा लंबे वक्त रहना हुआ, और लेह, ज़ांस्कार, द्रास, सोनामर्ग और कश्मीर, ये सब मेरा देखा हुआ, बहुत लंबे वक्त मेरा रहना हुआ वहाँ, तो मेरा लोगों से भी वास्ता पड़ा। जहाँ गलवान वैली है, जहाँ गलवान का मामला हुआ, ये तमाम इलाके भी शायद मेरे देखे हुए हैं। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि भारत में जो एक सरकार चल रही है 11 साल से, उसके अपने चुने हुए दुश्मन, उसके अपने चुने हुए देशद्रोही हैं। वो जब जिसे चाहते हैं वो देशद्रोही साबित कर देते हैं, बता देते हैं, गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाल दिया जाता है, और बरसों बरसों तक फिर वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख अदालतों में जो चलता है देश में। अब ये आवाज़ देश में उठने लगी है, देश की जुडिशरी को लेकर के। कानून के बड़े जानकार प्रशांत भूषण हों या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर, या और लोग, कपिल सिब्बल साहब वगैरह, खुल करके और दबे अल्फाजों में जुडिशरी को लेकर के बात करते हैं, और आम जनता तो बात करती है, उन्हें मालूम है कि इंसाफ होता नहीं। आम जनता तो यही मानती है कि इंसाफ होता नहीं, बल्कि जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं, ब्रिटिश राज की तारीफ़ करते हैं इंसाफ के मामले में। वो कहते हैं अंग्रेज़ कितने बुरे थे, मगर उनके वक्त में कानून ऐसा था जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। मगर आज के वक्त में मंदिर वहीं बनाएंगे तो बन गया सब, रोक ले कोई। सागर खयामी का एक शेर है, शेर चुरा चुरा के सुनाऊंगा, रोक ले कोई।
रोज तेरे घर पे आऊँगा, रोक ले कोई, कोई नहीं रोक पाएगा। ताकत के सामने कौन? अब देश में जो आरएसएस की सरकार चल रही है उसके सामने किसकी मजाल है जो कोई कुछ कह सके, कर सके? वरना सरकार में बैठे हुए लोग ये जुर्रत नहीं कर सकते थे कि वो कहें कि मौलाना को नहीं पता राज किसका है। तुम जनता के सेवक हो, जितने भी राजनेता होते हैं जनता के सेवक होते हैं। वो राजा नहीं है देश में। राजशाही सल्तनत निज़ाम ये ख़त्म हो गया 1947 में। 15 अगस्त 1947 को मुल्क के आज़ाद होने पर यह तमाम व्यवस्था बदल गई। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ कानून देश में लागू है, लेकिन उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के कानून से नफरत है। उनका अपना अलग मंसूबा है, अपना अलग कानून है, अपना अलग तरीका है। तभी उसी दम पर कोई कह सकता है कि मौलाना को नहीं मालूम देश में किसका राज है। अगर जुडिशरी ठीक होती देश में, इंसाफ होता देश के अंदर, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बनेगा वाला मामला देश के अंदर न होता तो फिर इंसाफ होता। और इनकी हिम्मत कैसे हो सकती थी किसी की भी, किसी को धमकाने की? जो जनता देश की मालिक है, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको धमकाने की हिम्मत कैसे हो सकती थी किसी की? और जुडिशरी आँख बंद करके बैठी हुई देखती रहेगी। अब तक तो नोटिस पहुंच जाना चाहिए था, आइए जवाब दीजिए, कौन हो तुम, किसका राज है बता दो ज़रा। तो सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद लद्दाख सेंसिटिव रीजन भारत का, एक अमन बिल्कुल टोटली पीसफुल, वो आप जाएंगे लेह में, आप देखिएगा, कभी जाइए आप, कर्फ्यू लगा हुआ है अब तो, लेकिन जब पीस हो जाए तब आप जाइए लेह, देखिए, घूमिए। करगिल जाइए आप, ज़ांस्कार जाइए आप। द्रास द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, -47 डिग्री टेम्परेचर था। सोनामर्ग जाइए। कश्मीर सच में दुनिया की जन्नत है। वो जन्नत को जहन्नुम बना दिया आरएसएस के एजेंडे ने। 1947 में देश के बंटवारे के बाद से अब तक कश्मीर को जहन्नुम बना दिया है। सरकारें वो चाहे कांग्रेस की भी रही हो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए। मगर अब जो सरकार हैं वो तो मनमाने तरीके से, सोनम वांगचुक ऐसा शख्स, पद्मश्री भारत की सरकार दिए हुए उनको, प्रधानमंत्री मोदी से ही मुलाकात हो रही है, उनको बताया जा रहा देशद्रोही है ये। पाकिस्तान के लोगों के साथ संपर्क में थे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उस एक वैज्ञानिक हैं। और सोनम वांगचुक, उनकी खूबियाँ आपको मालूम होना चाहिए। 3 इडियट्स फिल्म आप देखें, उसको भी छोड़ें। वो एक वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, एक शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं। दुनिया में उनकी पहचान है। ये भारत का एसेट है, भारत की दौलत है। ऐसे लोग, भूल चूक से ऐसे लोग पैदा होते हैं कभी कभी, और आप ऐसे लोगों को देशद्रोह के कानून के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। ये आरएसएस का जो निज़ाम है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। 100 बरस हो रहे हैं आरएसएस को, और प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस ये सोचे बैठे हुए हैं कि देश में अब
कोई चुनाव नहीं होंगे और हमारी सरकार चलेगी, जैसा अमित शाह कहते हैं कि अगले 2047 तक बीजेपी की हुकूमत का मंसूबा बताते हैं, वो प्रोग्राम बताते हैं। हम ये मान के चलते हैं कई दशक तक, और वह मुमकिन है चल भी जाए। भारत की जो जनता है उसका टेम्परामेंट, उसको लेकर के मैं बार बार बात कर चुका हूँ, वो बेहद बुज़दिल, कमज़ोर, डरपोक, वरना ऐसा हो सकता था कैसे ही कि एक इबादत गाह 6 दिसंबर 1992 को ढा दी जाती। दिन के वक्त, दिन के उजाले में सबके सामने, और उसको ढाने वाला कोई एक भी आरोपी, किसी को सजा नहीं मिलती। यह वाकया किसी दुनिया के किसी और मुल्क में हुआ होता, यहाँ अम्बेडकर का संविधान लागू है, आपको संविधान से बेहद नफरत है, आपको मनुस्मृति चाहिए। देश की जनता को तय करना होगा। सोनम वांगचुक की तरह आप भी दंड भोगने के लिए तैयार हैं क्या? देश प्रेम, देशभक्ति, नॉनसेंस, फालतू की बातें, ये गुमराह करने वाली बातें। काहे की देशभक्ति? और कौन देशभक्त? आरएसएस देशभक्त है? गांधी जी की हत्या से लेकर के इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या और बहुत सारे मामलात को जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे नए सिरे से, तो पता चलेगा किसने क्या करवाया, और उसमें देश की संस्थाएं भी शामिल हैं। हम खुल करके कह रहे हैं ये बात, बिल्कुल कोई ढकी छिपी नहीं है। एटीएस मुंबई, हेमंत करकरे ने जो जांच की थी उसमें वहीं जा रहे थे वो कि आरएसएस अकेला शामिल नहीं है, इनके साथ और भी लोग शामिल हैं। और कौन लोग शामिल हैं, उन्होंने उससे पहले, खुलासा होने से पहले हेमंत करकरे को मार दिया। मुंबई की तरफ पाकिस्तान से बोट आ रही है, हथियार लेकर के लोग मौजूद हैं उसमें, रॉ जानकारी भेजती है आईबी को, दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर, और दिल्ली आईबी जानकारी भेजती है मुंबई, और कोई कार्रवाई नहीं होती। वो आते हैं, हमला करते हैं और मार के सब एक को पकड़ लेते हैं। वो कौन था, वो जिसको बाद में फांसी हो गई। हेमंत करकरे और उनकी टीम मुंबई एटीएस उधर ही जा रही थी, सारे सबूत, सारी जानकारियां थी। अब जो करना करते रहो। देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं अब वो ढकी छिपी नहीं है, लोग जानते हैं। अब्दुल करीम टुंडा, रियाज भटकल और उसका भाई इकबाल भटकल और लोग ये कैसे बरी हो रहे हैं अदालतों से? ये तो देश द्रोही लोग थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी वारदातें की थी इन्होंने, और वो बरी हो जाते हैं अदालतों से। कोई अदालत पूछती नहीं आप लोगों ने कौन सी इन्वेस्टिगेशन की थी, और इनको कोई पनिशमेंट होना चाहिए। देखें, इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग जो हैं, किसी को भी, कोई भी जांच अधिकारी किसी का भी नाम अगर ये लिख देता है कि ये राजीव गांधी की हत्या में शामिल था मिस्टर एक्स, तो उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलेगा। जांच अधिकारी लिख देता है मिस्टर वाई शामिल था मुंबई धमाकों में, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। जांच अधिकारी किसी के कहने पे भी किसी का भी नाम लिख सकता है, लेकिन जब डिस्पोजल होता है केस का, फैसला होता है अदालत में,
तो कोई तो कार्रवाई होना चाहिए। ये 25-25 साल बाद, 26-26 साल बाद लोग निर्दोष साबित होकर के आते हैं अदालत से, तो जांच अधिकारियों को और पुलिस की जो भी अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनको बुलाना चाहिए। क्या किया था ये, उनको दंडित किया जाना चाहिए। कोई प्रोविज़न कुछ तो हो, वरना मनमाने तरीके से जो चलता रहेगा। और अगर हुकूमत करने वाले यूं ही इंसाफ करते रहे तो फिर गरीब प्रजा का भगवान ही मालिक है। भगवान आरएसएस है भारत का, वही मालिक है, वही तमाम चीज़ें करेगा। मनुस्मृति के आधार पर देश चलेगा और अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, ये सब उसकी चक्की में पिस कर रह जाएंगे। और सोनम वांगचुक को छोड़िए, आपका भी नंबर आ जाएगा। किसी भी दिन आप भी देशद्रोही हैं। कोई भी जो ये सोचता हो मैं बहुत बड़ा देशभक्त हो, बहुत बड़ा आरएसएस भक्त हूँ, देशभक्ति आरएसएस भक्त को तो कुछ नहीं होना जा रहा। जो ये सोचता हो मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, उसका भी नंबर आ जाएगा। ये तमाम ये जो चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, आप लोग देखें तो सही। बरेली में 2000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ आई लव मोहम्मद, आई लव कृष्णा। प्रॉब्लम क्या है इसमें? आई लव डायना, आई लव धर्मेंद्र, आई हेट अमिताभ बच्चन, आई हेट अक्षय कुमार, अनुपम खेर। ये मैं कह सकता हूँ, क्या परेशानी है किसी को? आई हेट परवेश रावल एंड आरएसएस सपोर्टर्स। मेरा अपना मन है, जो मुझे पसंद होगा मैं वो बात करूँगा। मुझे शराब पीना पसंद है, सुन लीजिए आप। मैं क्यों कहूँ मैं दूध पीना पसंद करता हूँ? मुझे चाय पीना पसंद है, मैं क्यों कहूँ कि मैं सब शराब पसंद है मुझे? इंसान की अपनी अपनी पसंद है, जो वो करता है। दिस इज द डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है उसका दुश्मन है आरएसएस। 2 दिन बाद आज 30 सितंबर है, कल 1 अक्टूबर, देन 2 अक्टूबर को आरएसएस को बने हुए पूरे 100 साल होने जा रहे हैं। इन 100 सालों में आरएसएस का आप खंगालिए आतंकवादी कैरेक्टर। अब मालूम होगा आपको हेमंत करकरे क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे और क्यों उनको मार दिया गया। जब आप 100 सालों का आरएसएस का लेखा जोखा तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि देश के अंदर जो आतंकवादी मुहिम शुरू हुई 1993 से, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा देने के बाद जो आतंकवादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई देश भर में और जो धमाके हुए, हमले हुए, उसमें आरएसएस के साथ कौन कौन शामिल थे? जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा और फिर उसको सोनम वांगचुक बना करके जेलों में डाल दिया जाएगा। और फिर उसको देशद्रोही साबित करने के लिए आरएसएस का पूरा मीडिया अपना जो नीचे तक का जोर है वो लगा देगा। और ये देश के लोग जो अपनी मूछें कानों तक तान के रखते हैं, हम बड़े बहादुर हैं, बड़े वीर हैं, पूछ लो तुम लोग जी। तुम कभी हिम्मत नहीं करते, अहम मौक़ों पर
कोई बात करने की। तुम थाली ताली बजाते हो किसी एक जोकर के कहने पर। वो कहता है कि थाली बजाइए ताली बजाइए, कोरोना गो कहिए, और तुम वो जोकर के कहने पर थाली ताली बजाते हो। तुम बुज़दिल लोग हो। शुक्रिया आप सभी का। यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे विदेशों में तक पुरस्कार मिले, उसके ऊपर फिल्में बनी, उसे मैगसेसे पुरस्कार मिला और भी दुनिया भर के बड़े पुरस्कार मिले, उसको हमारे भारत देश के लोग स्टॉकहोम से 4 लाख रुपए का चंदा आया था, जो कि आता था, पहले भी आता था, उसके लिए उसको देशद्रोही बता रहे हैं। और आज मेजर जनरल जीडी बख्शी, जिनको आपने चैनल्स पे सरकार का पक्ष लेते देखा होगा, वो वहां जाकर सोनम वांगचुक का पक्ष ले रहे हैं। तो एक फौजी जो एक समय सरकार को पसंद करता था, लेकिन सरकार की घटिया नीतियों के कारण और सेना विरोधी हरकतों के कारण वो व्यक्ति भी आज सोनम वांगचुक की तरफ से बात कर रहा है और कह रहा है सरकार को उसकी बात सुनना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे से वरिष्ठ सेना के अधिकारियों ने जो सामने उदाहरण रखा है उसकी तरफ देखिए, और पूरे जनता को भी ये बात समझना पड़ेगी कि जिस तरह से बीजेपी अपने को पसंद ना करने वालों को देशद्रोही कहलवा देती है, उस तरह से एक दिन सबके घर का नंबर आएगा और इससे पहले ऐसे लोगों को दरवाजा दिखाना जरूरी है। इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कहाँ थे आप लोग? चुप क्यों थे? हमारे लोग जब शांति से कर रहे थे, जब तमाशा हुआ तुम लोग इधर आ गए। We are just boycotting you. Shame on